नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम रीट प्री एग्जाम 2025 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 लेकर आ गए हैं, जिसमें दोस्तों मैंने बाल विकास एवं मनोविज्ञान, राजस्थान जीके एवं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जिनकी आपके रीट प्री एग्जाम के अंदर आने की पूरी संभावना है। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के साथ मैं उनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो जाता है। अगर दोस्तों आपका भी सपना है और रीट प्री एग्जाम 2025 को अच्छे अंकों के साथ क्वालिफाई करना, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं डेली बेस पर आपको और रीट प्री एग्जाम 2025 के लिए और मॉडल टेस्ट पेपर भी करवा रहा हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा राजस्थान जीके का पहला प्रश्न है वो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य और किस सभ्यता से मिले हैं। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, बागौर। दोस्तों बागौर सभ्यता से हमें और प्राचीन पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर दोस्तों हम बागौर सभ्यता की बात करें तो यह कोठारी नदी के किनारे और भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों इस सभ्यता में हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर दोस्तों इसकी खोज की बात करें तो 1967 से 1969 के बीच में वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अन्य ऑप्शन की बात करें तो वैराट सभ्यता हमें जयपुर के अंदर देखने को मिलती है, वही गिलुंड सभ्यता हमें उदयपुर जिले के अंदर देखने को मिलती है, और कालीबंगा सभ्यता हमें हनुमानगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, गागरोन। दोस्तों गागरोन के अंदर हमें और जल दुर्ग देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम गागरोन के जल दुर्ग की बात करें तो यह जल दुर्ग हमें काली सिंध और आहू नदी के संगम पर और झालावाड़ जिले के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इस जल दुर्ग के अंदर की बात करें तो इसमें दोस्तों हमें और मीठे शाह पीर की दरगाह देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों संत पीपाजी का संबंध इस दुर्ग से माना जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराजा कौन था। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराजा कौन था। तो दोस्तों इसके विकल्प हमारे इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, उदय सिंह। दोस्तों जब अकबर ने और 1567 पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय और चित्तौड़ पर और उदय सिंह का शासनकाल हुआ करता था। अगर दोस्तों हम उदय सिंह की बात करें तो यह है और मेवाड़ के 53वें शासक थे। ये महाराणा प्रताप के पिताजी भी थे। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उदय सिंह के द्वारा ही और 1559 के अंदर उदयपुर नगर की स्थापना भी की गई थी। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बाबर ने राजस्थान के किस शासक को परास्त कर गाजी की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, राणा सांगा। दोस्तों राणा सांगा को और 1527 के अंदर और खानवा के युद्ध में परास्त करने के बाद में और बाबर द्वारा और गाजी की उपाधि धारण की गई थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम बाबर की बात करें तो यह भारत के अंदर मुगल राजवंश की स्थापना करने वाले प्रथम शासक थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, माउंट आबू। दोस्तों माउंट आबू के अंदर हमें और जो अचलगढ़ का किला है वो देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम इस किले की बात करें तो इस किले का निर्माण लगभग 9वीं शताब्दी के अंदर किया गया था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम राजस्थान के अंदर बात करें तो राणा कुंभा के कार्यकाल को राजस्थान स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कलाओं का निर्माण करवाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, कोटा। दोस्तों कोटा के अंदर हमें और राजस्थान केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय देखने को मिलता है। भिथौड़ा का युद्ध और कब लड़ा गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, 8 सितंबर 1857। दोस्तों 8 सितंबर 1857 को आहुआ के शासक ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों
और मेवाड़ रियासत के शासक के बीच में और विथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें और आहुवा के शासक ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई थी। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम इसी समय की बात करें तो दोस्तों 18 सितंबर और 1857 को और चेलावास का युद्ध भी लड़ा गया था, जिसे हम काला गोरों के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध भी दोस्तों हमें और आहुवा के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का बहुराष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है NH और 79A। दोस्तों जो NH 79A है वो राजस्थान के केवल अजमेर जिले के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम इस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो इसकी कुल लंबाई और 38 किलोमीटर है, जो कि हमें और ब्यावर, नसीराबाद और अजमेर के अंदर देखने को मिलता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सी नदी और उसकी सहायक नदियां गोदावरी और मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख नदी प्रणाली है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए लूनी नदी। दोस्तों जो लूनी नदी है वह और मारवाड़ क्षेत्र की एक प्रमुख नदी मानी जाती है। अगर दोस्तों हम लूनी नदी की बात करें तो यह दोस्तों अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। वहीं दोस्तों राजस्थान के अंदर यह 6 जिलों में बहती है और 330 किलोमीटर यह राजस्थान में बहती है और 350 किलोमीटर यह और गुजरात में बहते हुए कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के लगभग 10% भूभाग को और जल उपलब्ध करवाता है। वहीं अगर दोस्तों इसकी सहायक नदियों की बात करें तो लीलड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी शिक्षण में चित्र वर्णन किसके लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं और जो हिंदी शिक्षण विधियां हैं उनके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो दोस्तों जो हिंदी शिक्षण विधि का पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी लेखन कौशल के लिए। दोस्तों जो हिंदी शिक्षण में चित्र वर्णन है दोस्तों वो लेखन कौशल के लिए उपयुक्त होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में हमके ज़रूर बता के और हमें सपोर्ट जरूर करें। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो है हिंदी शिक्षण में प्रेरणा का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए भाषा के प्रति रुचि बढ़ाना। दोस्तों हिंदी शिक्षण के अंदर जो प्रेरणा है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों वो किसी भी बालक अथवा जो भी किसी भाषा को सीखता है उसकी और उस भाषा के अंदर रुचि बढ़ाना, यानी उसका इंटरेस्ट डेवलप करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी भाषा कौशल का विकास करना। दोस्तों जो प्राइमरी लेवल होता है उस पर और हिंदी शिक्षण का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है किसी भी बच्चे के अंदर और भाषा कौशल का विकास करना। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कहानी सुनाना किस शिक्षण विधि का हिस्सा है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी मौखिक विधि। दोस्तों मौखिक विधि के अंदर और बच्चों को और कहानी सुनाकर और सिखाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी शिक्षण में अभिनव विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी संवाद कौशल विकसित करना। दोस्तों अभिनय विधि का जो प्रमुख उद्देश्य माना जाता है वो बच्चों के अंदर और संवाद यानी कि कन्वर्सेशन करने की जो कौशल है, जो स्किल है, उसको डेवलप करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए 2। दोस्तों हिंदी भाषा में और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वहीं दोस्तों अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में हमें लिंग 3 प्रकार की देखने को मिलती है, जहां पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को भी और लिंग माना जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी व्याकरण में काल कितने प्रकार के होते हैं।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि हिंदी भाषा के अंदर और काल हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं, जिनमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल प्रमुख हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, व्याकरण अनुवाद विधि में किस भाषा का अधिक उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, मातृभाषा। दोस्तों जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है उसमें सबसे ज़्यादा और बच्चे की जो मदर टंग लैंग्वेज होती है, जो मातृभाषा होती है, उसका प्रयोग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, संधि का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, दो ध्वनियों का मेल। दोस्तों दो ध्वनियों के मेल को और संधि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों हिंदी शिक्षण के अंदर जो कौशल है दोस्तों वो, और कविता के पाठ से, कहानी सुनाकर और संवाद कराकर, इन तीनों तरीकों से ही और बच्चे के अंदर श्रवण कौशल विकसित किया जा सकता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो दोस्तों हमें और साइकोलॉजी से देखने को मिलता है। तो दोस्तों साइकोलॉजी का जो पहला प्रश्न है वो है, किस अधिगम सिद्धांत में और परीक्षण एवं त्रुटि की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, थांडाई। दोस्तों जो थांडाई का और परीक्षण त्रुटि का सिद्धांत था उसमें और परीक्षण और त्रुटि का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थांडाई के अनुसार बताया गया है कि कोई भी बालक है या कोई भी इंसान है, वह और जब बार बार परीक्षण करता है और उसके द्वारा जो त्रुटियां होती है उसके द्वारा ही वह सीख पाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, व्याकरणवादी मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों जो व्यवहारवादी मनोविज्ञान है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, व्यवहार का अध्ययन करना। दोस्तों जो व्यवहारवादी मनोविज्ञान है उसके अंदर और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अधिगम का व्यक्तिगत अंतर किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, उपयुक्त सभी पर। दोस्तों जो अधिगम का और जो व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल और जो डिफरेंस है वो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की आयु पर और उसकी प्रेरणा पर, बुद्धि पर, इन तीनों चीज़ों पर ही दोस्तों ये चीज़ निर्भर करती है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, 4। दोस्तों पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। इनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी गई है। अगर दोस्तों हम इस अवस्थाओं की बात करें तो इसकी जो पहली अवस्था है वो संवेदी पेशी अवस्था होती है। उसके बाद में दोस्तों और पूर्ण सक्रिय अवस्था होती है, उसके बाद में मूर्त सक्रिय अवस्था होती है और फिर उसके बाद में औपचारिक सक्रिय अवस्था होती है। इस प्रकार और जीन पियाजे द्वारा और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं अथवा 4 तत्व दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस शिक्षण विधि में समस्या समाधान पर जोर दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, परियोजना विधि। दोस्तों परियोजना विधि में और समस्या समाधान पर जोर दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, थार्नडाई। दोस्तों थार्नडाई के द्वारा और परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अधिगम का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, अनैतिक अधिगम। दोस्तों अनैतिक अधिगम और अधिगम का प्रकार नहीं होता है। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों अनुशासन बनाए रखने के लिए और शिक्षक को और छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनके अंदर और जो अधिगम की प्रक्रिया है उसमें और रुचि बढ़ सके। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अधिगम को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, पुरस्कार। दोस्तों पुरस्कार द्वारा और अधिगम करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, उन्हें और अधिगम में इंटरेस्ट डेवलप करने और उनको प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका और पुरस्कार विधि मानी जाती है। दोस्तों यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। दोस्तों आज का इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो है, किस शिक्षण पद्धति में शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी, शिक्षक केंद्र। दोस्तों जो शिक्षक केंद्रित विधि होती है अधिगम की, उसमें शिक्षक प्रमुख भूमिका निभाता है, जबकि दोस्तों जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि होती है उसमें बालक की प्रमुख भूमिका रहती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों अगर आपका भी सपना है और राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट जॉब लेना और रीट प्री एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।